नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा केमिकल स्टॉक जो अब तक आपको मूवमेंट नहीं दिया है मार्केट में। जैसे कि आपने देखा होगा कि पीएसयू सेक्टर ने, मेटल सेक्टर ने, आईटी सेक्टर ने, इवन एनर्जी सेक्टर ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। बट केमिकल स्टॉक कहीं ना कहीं साइडवेज चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है या फिर कहीं एक्यूमुलेशन स्टेज में चल रहा है। तो मैं कुछ ऐसे एनालिसिस कर रहा था। मैंने देखा कि केमिकल सेक्टर में पहले तेजी आए उससे पहले ही मैं अपने ऑडियंस को ये स्टॉक सजेस्ट कर देता हूँ। एंड केमिकल सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक हैं, बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जिसमें से मैंने एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट किया है। डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए आपको ये ओवर वैल्यूड दिखाई देगा पी एंड पीवी रेशियो के हिसाब से, बट फिर भी मैंने ये स्टॉक क्यों चूज किया है वो चीज जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। हर एक चीज समझना होगा कि किस तरह से मैंने इवेल्युएट किया है कि भैया ये स्टॉक तो अभी चुनना बनता ही बनता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि मुझे इसमें अट्रैक्टिव क्या लगा और कौन सी चीज की वजह से, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से मैं इस पे अट्रैक्ट हुआ और मैंने ये डिसीजन लिया कि भैया आज भले ही ओवर वैल्यूड है बट मुझे इसमें एंट्री लेना ही है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो के बीच बीच में या एंड में आपको मिलते जाएगा, तो आपको स्किप नहीं करना है वीडियो। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। अगर स्किप करते हो तो इट विल बी योर लॉस। तो थैंक यू सो मच और चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को, जिसमें एक छुपा रुस्तम स्टॉक आपको दिखाई देगा। केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक जिस तरह से मार्केट में आगे चलकर बूम मचा सकता है। तो चलिए इसके प्राइस लेवल के भी बारे में बात करेंगे, इसके बिजनेस के भी बारे में बात करेंगे, इसका प्रोडक्ट रेंज क्या है, किस तरह के इसके कंपनी की हायरार्की है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। फंडामेंटल टोटली बात करेंगे कि कंपनी किस तरह से ग्रो कर सकती है और अब तक कंपनी ने किस तरह से ग्रोथ दिखाया है। ओके, तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस से। जी हाँ, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है उसके बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम फंडामेंटल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस इस स्टॉक का, इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जो है 376 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, 376 रुपए पर स्टॉक का वैल्यू है यहाँ पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैटेगरी की बात करें तो जी हाँ, ये स्मॉल कैप कंपनी है। सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 18,763 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। एंड आरओसी बहुत ही अट्रैक्टिव है, 30.2% का आरओसी है दोस्तों। जी हाँ, एक पॉइंट मेरा ये था कि इसने मुझे काफी अट्रैक्ट किया कि 30.2% का आरओसी, दैट्स मैसिव। ठीक है, इसके बाद अगर आरओई की बात करूं मैं, 23.4% का आरओई दिया हुआ है। 20%, 30%, ठीक है, 30 अबव एंड 20 अबव का आपको आरओई मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो दोस्तों, ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। यहाँ पे आप देखो तो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.01 का, जो कि हम लोग नॉर्मली रेफर करते हैं कि लेस देन 1 हो डेट टू इक्विटी रेशियो, बट यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो देखो तो यहाँ पर 0.01 है, जो कि बहुत ही कम है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिजर्व की बात करें तो इनके पास 1425 करोड़ रुपए का रिजर्व है, जो कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, कंपनी के किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में ये रिजर्व काम आ सकता है। तो यहाँ पे कोई भी बड़ा रिस्क एरिया नहीं दिखाई दे रहा है। कंपनी की वैल्यूएशन की बात करेंगे हम, पी एंड पीवी रेशियो को, कंपनी का जो पी एंड पीवी रेशियो है यहाँ पे, इससे सेक्टर के पी पीवी रेशियो से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम देखें तो कंपनी का पी रेशियो करंटली अभी 56.32 का दिखाई दे रहा है। वहीं पर सेक्टर का पी रेशियो आपको 25.46 दिखाई दे रहा होगा। पीवी रेशियो ऑफ द कंपनी क्या है, 7.85 पीवी रेशियो है कंपनी का। एंड सेक्टर का पीवी रेशियो 3.31 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी आपको ओवर वैल्यूड दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही हम बात करते हैं कि अब चलो यहाँ पे आप पूछोगे कि भैया कंपनी ओवर वैल्यूड है तो हमें क्यों बता रहे हो, ओवर वैल्यूड कंपनी हम क्यों खरीदेंगे, इस कंपनी का जो शेयर है वो क्यों खरीदना है। मैं खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, जस्ट मैं अपना व्यू बताता हूँ कि मुझे क्यों अट्रैक्टिव लगा है एंड क्यों मैंने इसमें एंट्री ली है। तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में और भी ज़्यादा ब्रीफ कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपने देख लिया है कि आरओसी, आरओई एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया।
एंड भले ही यहाँ पे पी/पीवी रेशियो अगर ओवर वैल्यूड दिखा रहे हैं मुझे, तो मैं इन तीनों फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकता। इसके साथ ही आगे आपको बहुत सारे फैक्टर दिखेंगे जो कि सिर्फ एक चीज की वजह से कि इस कंपनी का इवैल्यूएशन ओवर वैल्यूड आ रहा है, वो एक चीज के लिए मैं 10 चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये 10 चीजें कौन सी हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे आरओसी, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी आपको दिखाई दिया कि ये 1 से काफी कम है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। ठीक है, तो इसके बाद ही मैं आपको बताऊं कि कंपाउंडिंग सेल्स के बारे में बताता हूँ। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ जो आप देखोगे 10 इयर्स में 22% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है, वेरी वेरी मैसिव। और 5 इयर्स का आप देखो तो 13%, 3 इयर्स का 13% के हिसाब से कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिया हुआ है, विच इज वेरी वेरी गुड ग्रोथ। ठीक है, कंपाउंडेड ग्रोथ आप देखो तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, डबल डिजिट का ग्रोथ दिखाई दे रहा है आपको। एंड इसके साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो प्रॉफिट ग्रोथ तो देख के आप चौंक जाओगे। 10 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ देखो आप, 44% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों। जी हाँ, कंपाउंडिंग के बारे में आप तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। 44% का कंपाउंडेड ग्रोथ बोल रहा हूँ, मतलब आप समझ जाओ कितना मैसिव ग्रोथ दिया हुआ है। 5 इयर्स का भी कंपाउंडेड ग्रोथ देखो तो 28% है, जो कि नियर अबाउट 30 के पास है, जो कि इग्नोर करने लायक है ही नहीं। आप इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। इसके साथ ही 3 इयर्स का देखो तो 30 प्लस है, 31% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का देखो आप, लास्ट ईयर का अगर दिखाऊं आपको तो माइनस में दिखाई दे रहा है। जो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ये माइनस में क्यों है, इसके बहुत सारे रीजन ये हो सकते हैं कि कैपेक्स में इन्वेस्ट किया होगा या फिर कुछ एसेट में इन्वेस्ट किया होगा, जो भी प्रॉफिट आए होंगे उसे किसी चीज में री इन्वेस्ट किया होगा, एक्सपेंशन में इन्वेस्ट किया होगा, एक्विजिशन में इन्वेस्ट किया होगा, तो वो सारी चीजें हो सकती है। तो मैं लास्ट ईयर का डेटा नहीं देखूंगा, लास्ट 10 ईयर का डेटा देखूंगा, जो कि बहुत ही अच्छा डेटा है। एंड यहाँ पे ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव था मेरे लिए कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, मतलब कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ मैं आगे अगर बात करूँ तो आरओई की बात करूँगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है, 5 ईयर्स का 23% है, 3 ईयर्स का 24% है, मतलब लास्ट ईयर का 23% है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि 20 के नीचे तो आरओई गया ही नहीं है। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, कंपनी ने जिस तरह से अपने आप को स्ट्रक्चर किया है, जिस तरह से इनके फंक्शंस है, जिस तरह के इनके ऑपरेशंस है, जिस तरह के इनके विजन और मिशन की जो बातें करते हैं, इनका जो विजन है बहुत ही क्लियर है एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो इसीलिए ये डिसिप्लिन कंपनी दिखाई दे रही है कि भैया रिटर्न ऑन इक्विटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, 20 के नीचे तो गिरने नहीं दिया यहाँ पे। 20 के नीचे 20 के ऊपर भले ही चढ़ता गया हो, 22, 23, 24 इस तरह से भले ही चढ़ता गया हो, बट ये 20 के नीचे नहीं जाने दिया है। मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है कंपनी ने। एंड ये भी ये तीनों चीज़ें जो थी बहुत ही अट्रैक्टिव थी। ठीक है, अब तक देखो आपको सिर्फ वैल्यूएशन एक ओवर वैल्यूड दिखा है, बाकी सारी चीज़ें अट्रैक्ट ही करेंगी। आगे और चीज़ मैं बताऊंगा जो आपको अट्रैक्ट करेगी इस कंपनी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिवेन्यू इस कंपनी ने किस तरह से जनरेट किया है पिछले कुछ सालों में। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं 2019 से लेकर 2023 तक का डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्राफ इंक्रीज होते हुए गया हुआ है। एंड 2019 में 2228 करोड़ का रिवेन्यू था, वही बढ़ के 2023 में 3510 करोड़ का रिवेन्यू हो गया, जो कि काफ़ी मैसिव है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही मैं अगर आपको प्रॉफिट की बात करूँ, रिवेन्यू में से जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चे हुए हैं, वो सारे माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो वो प्रॉफिट का ग्रोथ आप देखो तो ये तो अमेजिंग है, अमेजिंग। यहाँ पे देखिए 2019 में 165 करोड़ था, वही 2023 में 502 करोड़ हो गया। कितना डिफरेंस है दोस्तों, कितना डिफरेंस है, कितना हैवीली इंक्रीज हुआ है ये कंपनी। ठीक है, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है एंड कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना रही है। एंड डेट फ्री कंपनी है, आरओई आरओसी काफ़ी अच्छा दे रही है, रिवेन्यू अच्छा खासा कमा रही है मार्केट से। एंड जो लीडरशिप है इनका, जिस मार्केट सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं, जो कि मैं आगे बात करूंगा आपसे, तो उसमें भी मैसिव रिवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ सब का सब एकदम मैसिव लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा ये सारी चीज़ें
इसके साथ ही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ जो मुझे मेरा दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ आपको शेयर होल्डिंग के बारे में। इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो आप, तो देख के दंग रह जाओगे। देख के दंग रह जाओगे, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो प्रमोटर की होल्डिंग जो है 75% की बनी हुई है। प्रमोटर्स ने बहुत ही जकड़ के पकड़ा हुआ है 75% का होल्डिंग। एंड उसके बाद आपको दिखाऊं, ये ग्रीन कलर में एफआईआई, येलो कलर में डीआईआई पब्लिक, ऑरेंज में अदर्स में, ये पर्पल कलर आपको दिखाई दे रहा होगा जो अदर्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू कलर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 75% है एंड ग्रीन में यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईआईस की होल्डिंग 2.61% है और डीआईएस ने भी 6% का होल्डिंग करके रखा हुआ है, 6.02% का होल्डिंग किया है। बाकी पब्लिक होल्डिंग 16.35% की है। तो ये जो होल्डिंग है 75, 2.6 और 6, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 85% का होल्डिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 85% का होल्डिंग। इतना स्ट्रॉन्ग होल्डिंग कंपनी का किया हुआ है एफआईआई, डीआईएस एंड प्रमोटर्स ने, तो डेफिनेटली आगे चल के इस कंपनी के साथ प्रमोटर्स के, डीआईएस के, एफआईआई के बहुत ही एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी बहुत ही बूम कर सकती है आगे, अब मार्केट लीडरशिप में बहुत ही आगे जा सकती है। एंड ये सारे कंफर्म होंगे इनके विजन और मिशन में, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा और बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन में आपको पूरी तरह से एनालाइज करके कि कंपनी कैसा कर रही है, क्या कर रही है, किस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। एंड कंटिन्यूसली जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखने चाहिए कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि वैल्यूएशन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मैसिव है एंड अट्रैक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो किसमें करोगे? ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं अपना व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। डेफिनेटली बिफोर इन्वेस्टिंग यू डू योर ओन रिसर्च एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर पूछे। तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट रेंज क्या है। क्रॉप प्रोटेक्शन, जी हाँ, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं इनके, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए भी इनके प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ ही आप हाउस होल्ड पेस्टिसाइड भी देख सकते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके साथ ही प्लांट न्यूट्रिशन एंड प्लांट ग्रोथ के लिए भी एज ए रेगुलेटर काम करती है। इवन न्यूट्रिशन एंड जो भी प्लांट ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ ही फूविगेंट्स एंड रोडेंटिसाइड्स भी, जो भी प्लांट्स को खराब करते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं उनके लिए भी रोडेंटिसाइड्स बनाती है ये कंपनी। एंड फार्मर के सेफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, और जिसका मार्केट में काफ़ी डिमांड है। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर को लेके आगे चल के बहुत ही अच्छा डिमांड है मार्केट में। और इंडियन मार्केट में 120 करोड़ की आबादी वाले कंट्री में अपना लीडरशिप फैलाना और अपने कंपनी को एज ए लीडर, मार्केट लीडर रिप्रेजेंट करना एंड डेफिनेटली वो पोजीशन बनाए रखना एक तरह का अचीवमेंट ही है, अपने आप में एक तरह का अचीवमेंट ही है। यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज भी देख सकते हैं जो कि 100 करोड़ की आबादी वाले इस देश में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। एंड जैसे ही कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगे तो डेफिनेटली इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, और जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उन्हें भी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। जी हाँ, इसके साथ ही आगे अगर मैं बढ़ूँ और आपको दिखाऊं कि कंपनी एक्सपर्टीज क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी जो है इसकी पेरेंट कंपनी जो है जापानीज पेरेंट कंपनी है, जिसे सुमितोमो केमिकल कंपनी के नाम से जाना जाता है, कंपनी लिमिटेड है, जो कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैंने आपको बता ही दिया है कि एग्रोकेमिकल, एनिमल न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंट हेल्थ बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। इन्होंने एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड के साथ इंटीग्रेशन भी किया है। तो एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड के साथ इंटीग्रेशन करने की वजह से क्या हुआ है कि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो और बढ़ गया है, और इसमें स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी ऐड हो चुके हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट भी ऐड हो चुके हैं। इनके वेबसाइट पे आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नेटवर्क भी इन्होंने खड़ा कर लिया है, जो कि अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड इस तरह से ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ पर ग्रोथ दिखाई जा रही है, जो कि आपने पिछले फंडामेंटल एनालिसिस में भी देखा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके साथ ही मैं बात करूँ तो एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड के साथ इंटीग्रेशन होने के बाद इस कंपनी ने इंडियन क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री में
बैक टू बैक ऑर्डर पाने में एक महारत हासिल कर ली है एंड इन्हें कंटिन्यूसली बैक टू बैक ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनका रिवेन्यू बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है एंड कंटिन्यूसली बढ़ भी रहा है, जिस तरह से आपने फंडामेंटल एनालिसिस में देखा। इसके साथ ही मैं थोड़ा-सा छोटा-सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि इनका टाइप जो है किस तरह की कंपनीज़ के साथ है, इनका प्रोडक्ट रेंज जो है। तो यहाँ पे देखिए कि इनका जो प्रोडक्ट रेंज है, जो भी प्रोडक्ट इनके मैन्युफैक्चर होते हैं और यहाँ पर इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट किए जाते हैं, इंडियन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स आती हैं, ये इनके पेरेंट कंपनी से भी आती है और कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो सुमितोमो केमिकल कंपनी जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वहाँ से भी इनके सारे प्रोडक्ट आते हैं। इसके साथ ही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का जो सोर्स है, वो इनका कोलैबोरेशन जो है यूएसए बेस्ड सब्सिडियरी कंपनी के साथ है, वैलेंट बायोसाइंस एलएलसी। ये एक कंपनी है जहाँ पे इनके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जो भी इनके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारे इनको यूएसए बेस्ड सब्सिडियरी कंपनी है वैलेंट बायोसाइंस एलएलसी। तो यहाँ से इन्हें फुलफिल होता है। और पिछले 40 सालों की बात करें तो एज ए लीडर ये मार्केट में कंटिन्यूसली पेनिट्रेट कर रहे हैं एंड नेचुरली ये इन्वायरमेंटली कंपैटिबल पेस्टिसाइड बना रहे हैं एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह भी कंटिन्यूसली ग्रो किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये था इसका कंपनी का बिजनेस एनालिसिस। हम बिजनेस किस सेगमेंट में है, किस तरह से ये ग्रोथ पे ग्रोथ दिखा रहे हैं, क्या इसके प्रोडक्ट सेगमेंट है, क्या इसके प्रोडक्ट रेंज है एंड किस तरह के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके साथ ही आपको फंडामेंटल एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी। और इसके साथ ही अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो जी हाँ दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका विज़न और मिशन भी देख लेते हैं कि किस तरह से इनके विज़न डिसाइडेड है एंड क्या-क्या इनके विज़न है। इनका विज़न बहुत ही क्लियर है कि ये मार्केट लीडर, एक ट्रस्टेड मार्केट लीडर बनना चाहते हैं इंडियन क्रॉप प्रोटेक्शन सेक्टर में एंड अपने जो कॉर्पोरेट कल्चर है, उसे बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेंटली डेवलप करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली इनोवेशन एंड एक्सेलेंस के बेसिस पे ये तेजी से ग्रो होना चाहते हैं एंड डेफिनेटली जिस तरह से ये फंडामेंटली दिखा रहे हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट किस तरह से ग्रो हुआ है, रिवेन्यू किस तरह से ग्रोथ हो रहा है, तो इन्हें अपने विजन को कंटिन्यू रखने से कोई नहीं रोक सकता है और इसे कंटिन्यू इम्प्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता है। इनकी कोर वैल्यू के बारे में बात करें तो इनके कोर वैल्यू में आते हैं इनोवेशन, एक्सेलेंस, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल स्टेक होल्डर्स, कस्टमर फोकस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीपल फोकस, पीपल लोगों को क्या चाहिए, कस्टमर्स को क्या चाहिए, हमारे स्टेक होल्डर्स को क्या चाहिए, उनका रिस्पेक्ट एंड कंपनी के साथ इंटीग्रिटी, एक्सेलेंस, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें एक्सेलेंसी एंड इनोवेशन, जो कंटिन्यूसली इनोवेशन होना चाहिए प्रोडक्ट में, वो सारी चीज़ों पे ये बहुत ही ध्यान देते हैं। इवन सबसे इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी, जी हाँ, इनका प्रोडक्ट सस्टेन करना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, ये जो कोर वैल्यूज है, जिस कंपनी ने इन सारे कोर वैल्यूज पे ध्यान दे दिया तो डेफिनेटली उनके ग्रोथ को कोई भी रोक नहीं सकता है, किसी भी तरह का हर्डल रोक नहीं सकता है। इनके मिशन की बात करें तो डेफिनेटली जिस तरह से ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पे इतना फोकस कर रहे हैं, इसके साथ इनके मिशन पे ध्यान दें तो ये मार्केट सेगमेंट में मार्केट पेनेट्रेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। जो भी इनके मार्केटिंग टीम है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, उन सारी चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे बढ़ावा दे रहे हैं, पोर्टफोलियो पे बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रोक्यूरमेंट पावर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करके हम प्रोक्यूरमेंट पावर को स्ट्रेंथन कर पाएँ एंड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस को भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और इसके साथ ही देखें तो जो भी फंक्शंस हैं कंपनी को लेकर, तो ये अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि वो इंटरनल कंट्रोल्स भी ला सके, कि जहाँ पे कुछ डिसिप्लिन या फिर कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली दे कैन फोकस ऑन दैट आल्सो एंड फुल स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के साथ ये कंपनी करती है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिस तरह से आरओई कांस्टेंट है और जिस तरह से ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रिक्ट कंपनी है एंड कंप्लायंस को फॉलो करते हुए, पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए ये बढ़ने वाली कंपनी है। एंड वैल्यू क्रिएशन फॉर स्टेक होल्डर, जी हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन करना चाहती है, इनका ये मिशन है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा
कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, जो भी मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है विथ सेफ एंड स्टेबल ऑपरेशन एंड मीट द डिमांड, जो मार्केट डिमांड है वो सारी चीज़ें मीट करने के लिए अपने जो भी इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उन्हें ये उतना कंपैटिबल बनाती हैं कि मार्केट डिमांड को मीट कर पाए एंड सेफ एंड हेल्दी प्रोडक्ट्स, जो स्टेबल प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में ला पाए। मैनेजमेंट सपोर्ट की बात करें तो जी हाँ, मैनेजमेंट का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, एफिशिएंटली बिजनेस को सपोर्ट करती है फॉर द ग्रोथ एंड अलाइनमेंट विद द एसएससी। तो ये सारी चीज़ें थी इनके विजन और मिशन को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही होगी कि भैया अगर ये इस तरह का सोच रखते हैं तो डेफिनेटली इनकी सोच को कोई रोक नहीं सकता, इनके ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप इसे अपनी कंपनी समझ के ये सारी चीज़ें पढ़ो तो आपको फील होगा कि किस तरह से ये अपने ग्रोथ को लेके, ये अपने बिजनेस को लेके कितना सीरियस है और कितना अच्छी तरह से विथ कंप्लाइंसेस के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, और कितना कस्टमर फोकस है, पीपल फोकस है, स्टेक होल्डर फोकस है एंड इनोवेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा ये फोकस करते हैं, जिससे इनका जो मार्केट में जो प्रोडक्ट सेगमेंट है मोस्ट कॉम्पिटिटिव बना पाए। कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाने का सोचते हैं जिससे इनका हो सके तो मोनोपोली भी क्रिएट हो पाए, और सबसे बेस्ट ये करके दिखाना चाहते हैं मार्केट में। इस तरह के इनके विजन और मिशन है जो कि काफ़ी काबिले तारीफ है। अगर इस तरह का डिसिप्लिन कंपनी हो तो डेफिनेटली ये कंपनी ज़रूर ग्रोथ करेगी ही करेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको जिस चीज़ का इंतजार था इस कंपनी का नाम जानने का, तो इस कंपनी का नाम मैं आपको बता दूं। इस कंपनी का जो नाम है सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड है जिसके बारे में मैं आपसे अब तक बात कर रहा था। ये कंपनी जो है इसी ने मेरा दिल जीत लिया। इसने मेरा दिल जीत लिया, क्यों जीता? इसके जो चार्ट प्राइस एक्शंस है उसके वजह से, एंड इसके जो फंडामेंटल्स थे और प्रोडक्ट रेंज थे, और जिस तरह से ये कंटिन्यूसली मार्केट में पेनेट्रेट किए जा रहे हैं और अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। यहाँ पे आप स्लाइड पे भी देख सकते हो कि इसका वेब पेज का मैंने थोड़ा सा स्निप ले लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 16,000 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। 10 प्लस टेक्निकल एक्टिव्स है, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, 200 प्लस ब्रांड्स है, 25 प्लस पेटेंट्स एंड 200 प्लस रजिस्ट्रेशंस है, और 1500 एम्प्लॉयज़ है। इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो डेफिनेटली ग्रोइंग मोड पे है और आगे चल के बहुत ही धूम मचा सकती है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें थी जिसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एंट्री लेना है या नहीं लेना है, इस स्टॉक में एंट्री लूँ या नहीं लूँ। तो उसके लिए मैंने चार्ट पर जब ये एनालिसिस किया तो मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दी, जो कि मैं अभी आपको चार्ट एनालिसिस में बताता हूँ। तो लेट्स गो ऑन अवर प्राइस चार्ट, और प्राइस चार्ट ओपन करके देखेंगे कि किस तरह के प्राइस मूवमेंट बने हुए हैं, आगे किस तरह के प्राइस मूवमेंट बन सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम प्राइस चार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए अपना प्राइस चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखो तो सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। मैं थोड़ा आपको अभी जो प्राइस एक्शन है उसे एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा पीछे जो प्राइस एक्शन है थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि पास्ट में किस तरह से मार्केट में सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड ने अपनी बढ़त बनाई है। तो डेफिनेटली जैसा कि आप यहाँ पे देखो इस लेवल से लेके, ठीक है, 2020 का ये लेवल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मार्च 2020 में जब मार्केट में थोड़ी गिरावट आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, तो यहाँ पे 150-55 तक गई थी। उसके बाद जो मार्केट उठना चालू हुई है, तो अप ट्रेंड में यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई 540 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूसली लोअर है, लोअर लो देते हुए यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे देखो कि ये अप ट्रेंड में थी, ठीक है। अब यहाँ से स्लाइडली करेक्शन लेते हुए यहाँ पर अब ये साइडवेज चल रही है कुछ इस रेंज में, इस तरह से साइडवेज चल रही है, ओके। अभी जो हम बात कर रहे हैं 376 रुपीज़ की, ठीक है, यहाँ पर ये लेवल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ एक सपोर्ट, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने के बाद देखो ये जो लाइन है यहाँ पे कितना सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको,
ये एरिया में मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये एरिया में देख लो एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस कितना काम किया है इसने, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है। ये एरिया में कितना अच्छा सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जो भी इसके प्राइस एक्शंस है, मतलब अप ट्रेंड दिया, अब करेक्शन ले रहा है, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो अभी जो प्राइस लेवल है इसका आप देखो तो एक थोड़ा कंसर्न वाला पॉइंट ये है कि ये 200 200 डीएमए का जो लाइन है उसे नीचे चल रहा है, ठीक है। बार बार जा रहा है 200 के लाइन पे, लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट ये नीचे ढकेल दिया जाता है। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि बड़ा मूव देने के बाद अब ये स्ट्रॉन्ग करेक्शन ले रहा है, बट ये कभी भी मूव कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। ये सारे एरिया में सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा है। तो डेफिनेटली एक रूल ये भी होता है कि जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, जो कंपनी हो बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, एंड उस कंपनी में कंटिन्यूसली सेलिंग हो रहा है, बट कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी में डेफिनेटली जैसे ही सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है उस वक्त खरीदारी कर लेनी चाहिए। तो ये सारे मेरे व्यूज़ है, मे भी हो सकता है कि आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन रिलेट विद इट, एंड डेफिनेटली जो भी डिसीजन होंगे वो आपके खुद के होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली है, एंड यहाँ पर भी आप सेलिंग प्रेशर देख सकते हो, बट बाइंग भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठीक है। जहाँ यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और जैसे ही सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पे बाइंग भी हो जाता है उतना ज़्यादा। बाइंग होने के बाद फिर जो सेलिंग वॉल्यूम्स है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन का काम हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बाइंग काफ़ी अच्छी हुई है, उसके बाद फिर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से एक्यूमुलेशन काम करता है। एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा है, जो स्मार्ट मनी बायर्स हैं वो यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, भले ही ये 200 के प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप एक ये कर सकते हैं कि अभी एंट्री लेके कुछ इस प्राइस पे आए, ठीक है। 400 के लेवल पे आए, ये में भी हो सकता है थोड़ा सा नीचे, ये जो लाइन है ये थोड़ा सा नीचे आए, जिस तरह से ये ऊपर जाए तो ये थोड़ा नीचे है। तो यहाँ तक का टारगेट आप कर सकते हैं कि 400 रुपये का टारगेट रख लिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखो तो डेफिनेटली दोस्तों ये इस तरह से आगे बूम करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इसके फंडामेंटल्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आगे अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है डेफिनेटली। अगर इसके बाद ही मैं आपको बताऊं तो ये 200 लाइन के ऊपर जब जाए तो भी यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, बट यहाँ पे मेजर सपोर्ट पर मुझे अभी दिखा है तो मैंने एंट्री बनाई है डेफिनेटली। अगर ये गिरता है तो 350 के आसपास तक भी और भी अच्छे सपोर्ट्स बना सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा गिर के वो 280 से 300 के रेंज में भी जा सकता है, एंड यहाँ से डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि जब इस रेंज में आए उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव मिले। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर पिछले एक्सपीरियंस आपको दिखाऊं, पिछले एक्सपीरियंस में भी आप देख सकते हैं कि पास्ट में जिस तरह से यहाँ पर सेलिंग होती है और उसके बाद बढ़ता कैसे है। यहाँ पे जो सेलिंग हुई उसके बाद देखिए दंदना के बढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद सेलिंग हुई है उसके बाद फिर बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक भी दिख रहा है कि जिस तरह से गिर रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती भी है। यहाँ पे देखिए बहुत ही बुरी तरह से गिर रहा है यहाँ पे, तो लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगी, बट यहाँ तक गिरा। फिर लोगों ने सोचा होगा कि अब ये गिरता ही जाएगा तो यहाँ से एग्जिट ले लिया होगा। जैसे उन्होंने एग्जिट लिया होगा यहाँ से मार्केट बढ़ना चालू हो गया, और जब बढ़ा है तो कितना तेज़ी से बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं कि आप प्राइस के साथ किस तरह से डील करते हैं, प्राइस की बातें समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो डेफ़िनेटली दोस्तों यहाँ पे जो आपको प्राइस लेवल दिखाई दे रहा है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वैल्यू है 376 का, तो डेफ़िनेटली अभी वर्थ है और मैंने एंट्री ली है। चलिए इसके साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी इसका वैल्यू कहाँ तक पहुँचा हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 38.2% के नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। और 50% के आसपास ये जा सकता है, मैक्सिमम अगर जाना है तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। बट हो सके तो यहीं पे एक्यूमुलेट होके यहीं से वो रिवर्ट बैक
दे सकता है। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म का अच्छा खासा स्टॉक है जो कि मुझे फंडामेंटली लगा, एंड इट इज़ अ बेस्ट स्टॉक विच यू कैन पिक फॉर 2024। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाते रहने के लिए, अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक पाते रहने के लिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में जानते रहने के लिए डेफिनेटली हमारे साथ बने रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।